जी, जी, समझना चाहूँगी कि अ, ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर पैंडेमिक्स हैं, उनसे आगे आने वाले समय में उनकी तीव्रता, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो इनसे निपटने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होगी? किस चीज की तीव्रता? अ, अ, जी, फ्यूचर पैंडेमिक्स की हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आने वाले समय में हमें उससे निपटने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी फ्यूचर पैंडेमिक से निपटने में? क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे और आ सकते हैं इस तरह के। ये जो पैंडेमिक है, जैसे आपने सही कहा, उसकी तीव्रता कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, नए वायरस भी आ सकते हैं और जो पुराने वायरस हैं वो भी म्यूटेट होकर ज़्यादा तेज रूप ले सकते हैं। इन सब की संभावनाएं हैं, इनके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कौन सी पैंडेमिक किस तरह की किस समय आ सकती है, लेकिन इसकी हैं संभावनाएं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये एक बहुआयामी प्रश्न है। क्योंकि अभी भी हमने देखा, जैसे ये पैंडेमिक है, इसमें एक तो जो हमें इक्विपमेंट और मटेरियल्स की जरूरत होती है, वो इसका एक आयाम है। इसके साथ साथ इसमें शोध करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो दूसरा उसका आयाम है कि जैसे अभी भी बहुत धीरे धीरे, न केवल भारत में, पूरे विश्व के अंदर ये पता नहीं चला था, धीरे धीरे पता चल रहा था कि वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो शुरू में आपको याद होगा, हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन पे था, सैनिटाइजेशन पे था, क्योंकि उस वक्त लोग सोच रहे थे कि ये वायरस जो हम किसी को छूते हैं, कोई छूता है, उसके द्वारा हम तक पहुंचता है। दूसरा, उसके बाद ये लगा कि इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, जब हम जैसे कि काफ करते हैं, स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो वो जो हमारे मोटे मोटे थूक के कण निकलते हैं, उसके साथ वायरस दूसरे आदमी में जा सकता है। अब और भी नए सिद्धांत आ रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब ये है कि इसके बारे में जानना, कि अगर कोई नई पेंडेमिक आती है कि वो कैसे ट्रांसमिट होती है, और उसको कैसे रोका जा सकता है, उसका ट्रांसमिशन। उसके अलावा किस तरह के वैक्सीन्स की जरूरत हो सकती है, उसके अलावा किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये वायरस हमारी बॉडी में कैसे कार्य करता है। जैसे कि अभी हमें पता चलता है कि वायरस हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाकर उसको डैमेज कर देता है। कुछ वो डैमेज हार्ट के अंदर कर सकता है। कुछ वो ब्लड के जो क्लॉट होते हैं, मतलब वो ब्लड सेल जो होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं तो क्लॉट बन जाते हैं, उसके द्वारा भी ये प्रभाव डालता है। इसी तरह से अलग अलग वायरस अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो इनको समझना बहुत तेजी के साथ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए हमें एक खास तरह की लैब्स की ज़रूरत होती है, जिनको बोलते हैं बायो सेफ्टी लेवल 3, बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब्स होती हैं, जहाँ पे लाइव वायरसेस के साथ कार्य किया जा सकता है। जैसे हमें पता करना है कि इसमें हीट का क्या प्रभाव पड़ता है वायरस पर, ह्यूमिडिटी का क्या पड़ता है, टेम्परेचर का क्या पड़ता है। अगर हम ऐसा करें तो वायरस पे क्या प्रभाव होगा। हमारी जो मास्क की इफेक्टिवनेस है, उसको जांचने के लिए कि उसके कितने उसमें वायरस का संक्रमण बाहर जाता है, इन सब को करने के लिए हमें इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो यह मैंने कहा, बहुत तरह के आयाम है इसके अंदर। और चौथी चीज जो है, वो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस जो हमने कम्युनिकेशन किया सब लोगों तक, अगर वो पहुंचता है कि मास्क का क्या महत्व है, तो इसके द्वारा कितनी जानें बच गई होंगी, इसका आंकलन करना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि एक सिंपल चीज है कि हम डिस्टेंसिंग करें, अपने को आइसोलेट करें अगर हम इन्फेक्टेड हों, जिससे और लोगों को न कर पाएं, डिसइंफेक्ट करें, क्राउडिंग नहीं करें। इसी तरह से अब वेंटिलेशन का महत्व बढ़ रहा है। तो ये सब जो जानकारी है, वो अगर हर आदमी पे, हर हर आदमी तक बहुत अच्छे स्वरूप में, समझने वाले स्वरूप में पहुंचे, तो इसके द्वारा पेंडेमिक पे बहुत काबू किया जा सकता है और किया गया है। तो जब तक ऐसा है, जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल ना हो,
और वैक्सीनेशन अवेलेबल होने के बाद भी ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनको रखना बेहतर है। इसके द्वारा ही वायरस का प्रभाव रोका जा सकता है। तो मैंने जो 4 चीजें बताई उस हर चीज के अंदर हमारे साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स ने बहुत योगदान दिया है। चाहे वो नए इक्विपमेंट बनाने के लिए और उनको कमर्शलाइज करने के लिए। तो ये जो चीज़ हमने सीखी है अभी कि कैसे बहुत तीव्र गति के साथ ये सब कार्य किए जा सकते हैं। ये ऐसा पहला मौका था जब ये सीखने का समय मिला, इसका मौका आया। तो अब जो आगे पैंडेमिक होंगी उसको उससे निपटने के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो अब हमारे पास आ गई हैं। तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों जो इस बारे में जानते हों, साइंटिस्ट हों, चाहे उनको जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो हो, चाहे हमारे स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री हो और गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, ये सब अब हमारे पास हैं। उसके कारण वो हमें सशक्त बनाएंगी, जिससे कि अगली पैंडेमिक या जो भी डिजास्टर हैं उनसे निपटने के अंदर बहुत तेजी से सहायता मिल पाए। जैसा मैं एक और उदाहरण दूंगा। अम, इन पैंडेमिक के अंदर न केवल भारत में लेकिन ग्लोबली लोग ये मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं पैंडेमिक के। उनके द्वारा अगर वो अच्छे मॉडल जी। हैं तो उनके द्वारा ये जाना जा सकता है कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, इससे कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, वो कितने, उनकी सिवियरिटी कितनी हो सकती है वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं हमारी प्लानिंग के लिए, हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारे क्या-क्या उसके लिए फैसिलिटीज़ के चाहिए होंगी, कितने ऑक्सीजन बेड चाहिए होंगे, वगैरह-वगैरह। इन सबको समझने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। तो इसमें भी काफ़ी हमने करीब 30 साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं कंट्री में, उनको मदद दी जिससे कि वो ये मॉडलिंग का कार्य शुरू कर सकें। इस पैंडेमिक के पहले इसमें हमारा कोई जानकारी नहीं थी, कोई व्यक्ति इस विषय में कार्य नहीं कर रहा था। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स पैदा करने होते हैं, वो ओवरनाइट नहीं होते। तो पहले ट्रेन किया जाता है लोगों को, कई लोग उसमें पीएचडी भी करेंगे वगैरह, तो जिससे कि एक हमारा फ्रेमवर्क बन जाए। अब वो फ्रेमवर्क अब तैयार हो रहा है, तो इससे अगली पैंडेमिक अगर होंगी तो पूरी तरह तैयार होगा कि 10 दिन के अंदर-अंदर ही वो हरकत में आ जाए और वो जो नया कोई वायरस है या नई जो विपदा है उसके बारे में प्रिडिक्शंस किए जा सकें, अच्छे प्रिडिक्शंस किए जा सकें। तो ये सब हमारी प्रिपरेशन का पार्ट है पैंडेमिक के लिए। और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे लेसन्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि जब इस तरह की विपदा होती है तो इसमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस का बहुत महत्व हो जाता है। तो उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे के अंदर बहुत कार्य किया गया है और हमने उसके परिणाम भी देखे हैं। तो ये सब जो हमने लेसन्स सीखे हैं और जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने हैं, इन सभी पे अच्छा कार्य शुरू हो गया है और उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। जितनी हमारी हानि और क्षति हो सकती थी अ, वो पूरी तरह उसको बहुत कम कर दिया गया, और उससे अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब हमें पूरी तरह तैयार रहने की ज़रूरत है और वो तैयारी ओवरनाइट नहीं होती। तो क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, उन सभी तैयारियों में पूरा बल दिया गया है, उनको फंडिंग दी गई है, सपोर्ट दिया गया है, तो जिससे कि हम तैयार रहें पूरी तरह से जब भी नेक्स्ट विपदा कोई इस तरह की आती है हमारे समक्ष।